हेलो फ्रेंड्स, चिराग अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज शुरू करने जा रहे हैं साइंस में बायोलॉजी। ध्यान रखेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट सहित पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक एक टेस्ट पेपर पढ़ा दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो से ये स्टार्ट किया जाएगा ये सीक्वेंस में। आज हम पढ़ रहे हैं टेस्ट पेपर, क्योंकि मैं टेस्ट पेपर नहीं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये आपको इसमें बताने जा रहे हैं। तो साइंस का विशेषकर एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये साइंस शुरू किया गया है, वरना ज्योग्राफी शुरू किया जाता, भूगोल शुरू किया जाता। तो उस टेस्ट पेपर संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन या एंजाइम? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सभी लोग जानते होंगे कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने 1911 में किया था। ध्यान रखेंगे, ये सी फंक ने पहली बार ये विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये विटामिन शब्द का पहला प्रयोग, विटामिन शब्द का पहला प्रयोग सी फंक ने 1911 में किया था। तो आप कह सकते हैं कि फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। और थोड़ा अन्य ऑप्शनों पर ध्यान देते हैं कि प्रोटीन। ध्यान रखेंगे कि आपका लीवर, यकृत, ये जो प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ध्यान रखेंगे कि इस विटामिन शब्द की खोज या पहला प्रयोग सी फंक ने 1911 में किया था। अब भी जानते हैं कि इसका जो नामकरण किया गया है विटामिनों का, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है, यानी कि ए बी सी डी के। और भी जानते होंगे कि अब यहां से प्रश्न पूछता है कि विलेयता के आधार पर, आप जानते हैं कि मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। मानव शरीर में इनकी मात्रा कम पाई जाती है, अतः हमें इनकी पूर्ति खाद्य पदार्थों के माध्यम से करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम इनकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन विटामिनों को विलेयता के आधार पर, ध्यान रखेंगे कि विलेयता के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। हम विलेयता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक कि जल में कौन घुलनशील होता है और वसा या फैट में कौन घुलनशील होता है। तो ध्यान रखेंगे कि बी और सी को छोड़कर, यानी कि ए डी ई के, है ना, ए डी ई के आदि ये वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, जबकि बी और सी ये जल में घुलनशील है। इस प्रश्न को कई बार पूछता है, विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है कि कौन विटामिन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट सिर्फ इसमें याद रखेंगे कि विटामिन बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील है।
बस यही आप याद रखना है। तो आप इसको देख लिए हैं कि सीफांकर ने 1911 में विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और इनका जो नामकरण हुआ है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हुआ है। मानव शरीर में इन विटामिनों की कमी पाई जाती है, इसलिए इनकी आपूर्ति हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि इनकी कमी से मानव शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विलेयता के आधार पर इन विटामिनों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक जो जल में घुलनशील है और दूसरा वसा में घुलनशील है। तो ध्यान रखेंगे कि बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रश्न पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए, आपके ऑप्शन में विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यद्यपि विटामिन ए के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए और सी का भी निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का भी निर्माण नहीं होता है और विटामिन सी का भी निर्माण नहीं होता है। और जानते हैं कि प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से कौन भाग लेता है। ये प्रोटीन जो ऑप्शन दिया है, ये प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से लीवर यानी कि आपका यकृत, ये प्रोटीन उपापचय में ये लीवर सक्रिय रूप से भाग लेता है। जबकि पाचन क्रिया के दौरान आपकी ग्रहणी और आंत इंटेस्टिन, पाचन क्रिया के दौरान आपके ग्रहणी और आंत कुछ हार्मोन स्रावित करते हैं। ये पाचन क्रिया के दौरान ध्यान रखेंगे कि पाचन क्रिया के दौरान आपका जो ग्रहणी है और आंत है, ये कुछ हार्मोन स्रावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन 12। तो साइनोकोबाल्मिन ये चारों ऑप्शनों में से ये विटामिन 12 है, क्योंकि विटामिन सी स्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन सी स्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है और विटामिन 6 पैराडॉक्सिन होता है और विटामिन 12 ही क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। यहां थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि विटामिन सी क्या है, विटामिन B2 क्या है, विटामिन B6 क्या है और विटामिन B12 क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन सी जो ऑप्शन का है साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B2, ये B2 को सर्वाधिक प्रश्न पूछता है। B2 क्या है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन है और विटामिन 6 क्या है? पैराडॉक्सिन। और विटामिन 12 क्या है? वो है साइनोकोबाल्मिन। ये विटामिन सी है साइनोकोबाल्मिन, जबकि विटामिन सी है स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक अम्ल। तो इस प्रश्न को ध्यान देंगे। यहां से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हम चारों बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि निम्न में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर में कौन सा निम्न में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग कौन किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है प्रोटीन शब्द का नामकरण किसने किया है। तो आप जानते हैं कि ये वर्जिलियस और मुल्डर, ये प्रोटीन शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1837-38 ये 37-38 में वर्जिलियस तथा मुल्डर ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम नामकरण या प्रयोग 1837 में वर्जिलियस तथा मुल्डर ने किया था। और ये भी जानते हैं आप कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी से मिलकर होता है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण इन सभी से मिलकर होता है। तो अगर एक ऑप्शन आपको बढ़ा दिया जाए कि सभी, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि प्रोटीन में कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। नहीं वाले प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम का स्रोत क्या है, कैल्शियम हमारे शरीर की आवश्यक क्यों है। ध्यान रखें कैल्शियम से हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। कैल्शियम के द्वारा हमारे शरीर की हड्डियां एवं दांत मजबूत होता है। और ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो होता है दूध और दूध से बनी अन्य वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जियां। ध्यान रखेंगे तथा चावल को छोड़कर अन्य सभी बहुत से अनाज जैसे आपके रागी, ज्वार, बाजरा आदि में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि चावल कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, क्योंकि चावल में किसकी मात्रा अधिक होती है। कई बार पूछा गया है, क्योंकि चावल में ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, ये चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए आपका चावल कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है। एस्कॉर्बिकम, कैल्सिफेरॉल, फॉलिकम, रेटिनॉल। तो ध्यान रखेंगे कि अभी हमने देखा था एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिकम किसे पाया जाता है, विटामिन सी में। तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जबकि कैल्सिफेरॉल किसे पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि कैल्सिफेरॉल ही विटामिन डी में ये कैल्सिफेरॉल ही पाया जाता है, जबकि रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है और फॉलिक अम्ल
एक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फॉलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये विटामिन बी में पाया जाता है। तो आपके चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में आपका क्या पाया जा रहा है, कैल्सीफेरॉल। तो आपका आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। लेकिन जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों को भी देख लें कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसे पाया जाता है, विटामिन सी में, फॉलिक अम्ल किसे पाया जाता है, विटामिन बी में, और रेटिनॉल किसे पाया जाता है, विटामिन ए में। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न और है कि गाय का दूध पीला सफेद रंग का होता है किसकी उपस्थिति के कारण। सभी जानते होंगे कि जो गाय का दूध है वो हल्का पीला रंग का होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कैसीन, कैरोटीन, लैक्टोज या कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। तो ध्यान रखेंगे कि कैसीन की उपस्थिति के कारण, जो कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ध्यान रखेंगे, ये आप बता दे रहे हैं कैसीन, चाहिए देखते हैं कैसीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, और कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, और लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होता है। इस दूध में तीन विशेषताएं, एक कैसीन के कारण, कैसीन की उपस्थिति ध्यान रखेंगे कि कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, और लैक्टोज के कारण दूध में हल्का मिठास होता है। तो आपका प्रश्न है कि पीला सफेद रंग है ना, ये दूध का रंग पीला सफेद यानी कि पीला भी और सफेद दोनों प्रश्नों का है। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग सफेद और पीला होता है। तो ध्यान रखेंगे कि छोटा सा एक आपका ये टेस्ट पेपर रहा, लेकिन जो आपको पढ़ाया जाएगा वह पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, और वो सीरियल से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, और उससे संबंधित जो टेस्ट पेपर है वो टेस्ट पेपर भी बनाकर आपको पढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा टेस्ट पेपर है, तो एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बताया गया है। आप सभी लोग अब इसको पढ़ेंगे, और हो सके तो साइंस है, जीव विज्ञान है, सभी के लिए आवश्यकता है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी आवश्यकता है। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।